वेलकम टू शिवी। आज हम लोग पढ़ेंगे डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। सबसे पहला टॉपिक है हमारा मीनिंग ऑफ डिमांड। तो बेसिकली डिमांड रेफर्स द क्वांटिटी ऑफ अ गुड और सर्विस दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज। मतलब कोई भी सामान है, उसका कितना क्वांटिटी जो कस्टमर्स है वो चाहते हैं खरीदना। और सिर्फ चाहने से नहीं होगा, उस सामान को का उतना क्वांटिटी खरीदने का हमारे पास कैपेसिटी होना चाहिए। हमारा पॉकेट अलाउ करेगा कि हम उस क्वांटिटी को खरीदें, तो ही वो डिमांड आएगा। और इतना ही नहीं, उस पॉकेट का जो पावर है, जो पॉकेट अलाउ कर रहा है, वो का इंटेंशन ऐसा होना चाहिए कि हम उस पैसा को उस सामान पे खर्च करें। तो तीन चीज मिला के हमारा डिमांड बनता है। पहला, कोई भी सामान को खरीदना। फिर पॉकेट अलाउ करना चाहिए। तीसरा, इंटेंशन कि पैसा को हम उस सामान पे खर्च करें। ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है डिमांड अराइज करने की। और डिमांड हमेशा एक टाइम पीरियड के रेफरेंस में रहता है। एक वीक हो सकता है, वो एक दिन हो सकता है, एक महीना भी हो सकता है, पर कोई एक टाइम पीरियड का रेफरेंस में होता है। एक फ्लो कॉन्सेप्ट है जो एक टाइम पीरियड के लिए बोला जाता है। और डिमांड, कोई भी गुड का डिमांड हमेशा एक प्राइस के रेफरेंस में बोला जाएगा। इसीलिए यहाँ डेफिनेशन में प्राइस मेंशन किया हुआ है। कोई भी डिमांड उस प्राइस पे कितना डिमांड होता है, इसको डिमांड बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड। ये डिमांड का एक बहुत ही बेसिक टॉपिक है, बहुत बेसिक, पर बहुत इंपॉर्टेंट भी है साथ में। ये इस चैप्टर का बेस है, ये पूरा बेसिस है इस चैप्टर। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि प्राइस है, वो प्राइस अगर बढ़ा किसी गुड का, तो उस गुड का डिमांड कम हो जाएगा। इनवर्स रिलेशन, प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन है। और उल्टा भी है, अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाएगा। नॉर्मल लॉजिक है, कोई भी सामान का दाम बढ़ जाए तो हम ज्यादा क्यों खरीदेंगे, हम पैसा ज्यादा खर्च करना कोई नहीं चाहेगा, तो हमेशा सब कुछ सोचेगा उस सामान को कम खरीद। तो लॉ ऑफ डिमांड का बस वही बेसिस है। लेकिन ये लॉ, ये जो रूल है, इतना यूनिवर्सल हो गया कि इसको हम लोग लॉ बोलने लगे। ये है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड को हम लोग एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसे ये एक ग्राफ है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस पे हमेशा प्राइस रहेगा और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड। अब ये जो लाइन है, ये है डिमांड। देखिए, ये हमारा इनिशियल प्राइस है P1, ये प्राइस है। फिर डिमांड कितना है, ये D1। अगर ये प्राइस बढ़ता है, P2 पे जाएगा, उस पे डिमांड कितना आएगा, T2। प्राइस बढ़ा, डिमांड कम हो गया। लॉ ऑफ डिमांड यही बोलता है कि इनवर्स रिलेशन है, वो इलस्ट्रेट भी हो गया यहाँ पे। अब डिमांड तो जान लिया क्या होता है। अब डिमांड क्या क्या चीज़ पे डिपेंड करता है ये भी जानते हैं। डिटर्मिनेंट्स बहुत सारा है, उसका सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला डिटर्मिनेंट है प्राइस। कोई भी कमोडिटी, गुड, सर्विस, उसका जो प्राइस है उस पर डिमांड सबसे ज्यादा मैटर करता है। जैसे अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड घटेगा, प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ जाएगा। इनवर्स रिलेशन है, बहुत ही बेसिक रूल है, लेकिन डिमांड इसी के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, अगला डिटरमिनेंट है इनकम। अब इनकम क्या होता है, इनकम जनरली रूल ये है कि अगर इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। नॉर्मल सा बात है, ज्यादा पैसा मिलेगा तो हम ज्यादा सामान खरीदेंगे। लेकिन इकोनॉमिक्स में सिस्टम अलग है। तीन टाइप का गुड होता है इनकम के रेफरेंस में। पहला होता है नॉर्मल। नॉर्मल गुड क्या बोलता है, अगर इनकम बढ़ा तो डिमांड बढ़ेगा। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, क्लोथिंग हो सकता है, मोबाइल फोन हो सकता है। जैसे हमारे पास ज्यादा पैसा है तो हम ज्यादा कपड़ा खरीदेगा, ज्यादा महंगा वाला कपड़ा खरीदेगा। वो हुआ नॉर्मल गुड्स। एक होता है इंफीरियर गुड्स।
इंफीरियर गुड्स का उल्टा होता है, अगर इनकम बढ़ेगा इंफीरियर गुड्स के तो इंफीरियर गुड्स का डिमांड बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जो होता है ना, इंफीरियर फूड ग्रेन्स जैसे बाजरा हुआ, ज्वार हुआ, इन ग्रेन्स का क्या होता है, अगर हमारा इनकम बढ़ता है तो हम ये इंफीरियर फूड ग्रेन्स क्यों खाएगा, मतलब शिफ्ट करेगा अच्छा फूड ग्रेन्स जैसे व्हीट राइस। तो लेकिन हमारा फूड इंटेक तो लिमिटेड है, तो जैसे अगर हम लोग व्हीट राइस खा रहे हैं तो बाजरा ज्वार का डिमांड अपने आप घट जाएगा। तो इसलिए इंफीरियर गुड्स में क्या होता है, इनकम बढ़ेगा, डिमांड कम हो जाएगा। और एक थर्ड टाइप का गुड होता है नेसेसिटीज। नेसेसिटीज का एग्जांपल क्या हो सकता है? सॉल्ट होता है। अ, हमारा इनकम कितना बढ़ जाए, सॉल्ट तो हम खाने में तो ही ना सॉल्ट ज्यादा डाल देंगे, सॉल्ट को जितना खाते हैं उतना ही डालेंगे, तो डिमांड हमेशा इक्वल रहता है। ये होता है तीन टाइप का। ये हुआ इनकम। अब अगला डिटरमिनेंट क्या है? टेस्ट और प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स। मेरे को जो सामान ज्यादा पसंद है, मतलब कि अगर मैं जैसे लेज है कुरकुरे है, मेरे को अगर लेज ज्यादा पसंद है तो हम लेज डिमांड करेंगे, हम कुरकुरे नहीं खाएगा, हम लेज खाएगा। तो बस वही है हमारा टेस्ट। लेकिन हमारा टेस्ट काफी चीज पे डिपेंड करता है, हमारे हैबिट्स पे, जो फैशन में है, जो हमारे आसपास लोग यूज करते हैं, वो सब चीज में हमारा टेस्ट प्रेफरेंस डिपेंड करता है। लेकिन टेस्ट प्रेफरेंस पे डिमांड डिपेंड करता है, ठीक है। और सिर्फ अपने प्राइस पे नहीं, डिमांड दूसरी कमोडिटीज के प्राइस पे भी डिपेंड करता है, लेकिन वो कमोडिटीज रिलेटेड होना चाहिए, रिलेटेड। रिलेशन, कमोडिटीज का रिलेशन दो टाइप का हो सकता है। पहला होता है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, दो गुण एक साथ यूज होता है क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है ना। पति पत्नी एक दूसरे के बिना अधूरा है, तो वैसे गुड्स अधूरा है, जैसे पेट्रोल और कार। पेट्रोल के बिना तो कार नहीं चल सकता। तो इस हिसाब से अगर पेट्रोल का दाम बढ़ा, ये पेट्रोल का प्राइस है, और ये कार का डिमांड है, तो अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ा तो कार का डिमांड कम हो जाए, क्योंकि मेरा पेट्रोल तो मुझे लगेगा कार में, तो पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है तो मेरा ज्यादा खर्चा हो गया, तो लोग कार भी कम खरीदेंगे। तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का प्राइस और गुड का डिमांड में इनवर्स रिलेशन। अब वैसे ही सब्स्टिट्यूट गुड्स करें। सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट मतलब क्या है? जो एक दूसरे कॉम्पिटिटर है, दो गुड्स जैसे कोक पेप्सी, दोनों से सेम सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक ही काम आता है। कोक भी यूज कर सकेंगे तो वही काम आएगा, पेप्सी पियेंगे तो वही काम आएगा। तो अगर कोक का दाम बढ़ा, लोग कोक पीना छोड़ देगा और पेप्सी पीने लग जाएगा। तो अगर कोक का दाम बढ़ा तो पेप्सी का डिमांड बढ़ जाएगा। ऐसे अगर कोक का दाम गिरा, पेप्सी का डिमांड गिर जाएगा। तो इनमें सब्स्टिट्यूट गुड्स में डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट, ठीक है। तो अगला है साइज ऑफ पॉपुलेशन। साइज ऑफ पॉपुलेशन, अगर लोग ज्यादा है, जो मार्केट हम टारगेट करते हैं उस मार्केट में लोग ज्यादा हैं, तो हमारे सामान को डिमांड करने वाले, हमारे सामान को डिमांड करने के लिए कस्टमर्स भी ज्यादा होंगे। तो अल्टीमेटली नॉर्मल सा लॉजिक है, डिमांड ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि हम कुछ खाने का सामान बेच रहे हैं, वहाँ पे 10 लोग रहते हैं, 10 लोग कितना ही खा लेंगे। और वहीं 100 लोग रहते हैं तो ज्यादा खाना बिकेगा ना मेरा, तो डिमांड बढ़ेगा। लेकिन सिर्फ साइज से मैटर नहीं होता है, पॉपुलेशन कैसा है, कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब क्या, किस एज ग्रुप के लोग हैं, किस जेंडर के लोग हैं, किस मेंटालिटी के लोग हैं। जैसे एज है, अगर यंग लोग होंगे तो वो लोग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स ज्यादा डिमांड करेंगे, फैशनेबल चीजें ज्यादा डिमांड करेंगे। और ओल्ड लोग हैं, हर दराज लोग हैं, तो वो लोग मेडिसिन का डिमांड ज्यादा करेगा। ऐसे ही होगा। और पॉपुलेशन का तो हो गया। अब होता है इनकम। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? मतलब इक्विटेबल है कि इनकम इनक्वालिटी बहुत ज्यादा है? अगर सब लोगों को बराबर इनकम मिलता है तो जो नेसेसिटीज होती हैं उनका डिमांड ज्यादा रहेगा। और इनकम इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा है तो लग्जरीज, उनका डिमांड ज्यादा है। ऐसा क्यों? अगर इनकम इनकम बराबर मिलती है सबको, तो क्या होता है, किसी के पास बहुत बेहद पैसा नहीं है, सबके पास एवरेज पैसा रहता है।
तो वो लोग जो जरूरी सामान होता है उनमें पैसा खर्च करते हैं, उन लोग पास फालतू शौक पूरा करने का कोई पैसा नहीं होता, इसलिए नेसेसिटीज का डिमांड ज्यादा हो जाता है। लेकिन अगर इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा इनकम, तो किसी किसी के पास ना बहुत बेशुमार पैसा हो जाता है, तो वो लोग अपना जिंदगी इंजॉय करता है, लग्जरियस आइटम खरीदता है, तो इसलिए उसका डिमांड बढ़ जाता है। ठीक है। लेकिन अगर पैसा नहीं है और क्रेडिट फैसिलिटीज बहुत अच्छा है, मतलब कि उधार अच्छा मिल जाता है, तो सामान खरीद लेता है लोग बिना, मतलब कम इंटरेस्ट पे उधार मिल जाता है, तो लोग खरीद लेता है बिना, भले इनकम नहीं हो, कि उधार मिल रहा है, कम इंटरेस्ट लग रहा है, तो लोग खरीद लेता है, तो डिमांड रहता है ज्यादा को ज्यादा। और एक और इम्पोर्टेंट है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या है? मेरे पास एक मोबाइल है, सैमसंग गुरु, होता है ना कीपैड वाला, सैमसंग गुरु फोन है मेरे पास। और मेरे एक दोस्त के पास है वन प्लस नॉर्ड, वन प्लस 8T, वन प्लस 8T। अब हम दोस्त से मिलेगा, मेरे को मन करेगा ना कि काश मेरे पास भी होता, तो हम भी मुझे घर जाएगा, जिद करेगा मेरे को भी ये चाहिए। क्या पता पैसा हो मेरे पास, और खर्च करने का तो मन तो है ही, डिमांड आ गया ना वन प्लस का। इसको मतलब इस देखा देखी को बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, इससे भी डिमांड बढ़ जाता है या कम हो जाता है। ठीक है, ये वर्ड डिमांड पर डिटरमिन, जिस चीज पर डिमांड डिपेंड करता है। अब देखते हैं डिमांड फंक्शन। मेन डिटरमिनेंट मैंने बोला था प्राइस होता है, और प्राइस और डिमांड का रिलेशन को एक फंक्शनल रिलेशनशिप जैसे हम लोग डिपिक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं डिमांड फंक्शन। जैसे ये है डिमांड, इसका फंक्शनल हुआ, क्या हुआ, प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, इनकम हुआ, ऐसे करते करते सब चीज में डिपेंड करता है ना डिमांड, तो इसको बोलते हैं डिमांड फंक्शन। अब इस डिमांड फंक्शन को दिखाने के तरीके होते हैं, एक होता है डिमांड शेड्यूल, एक होता है डिमांड कर्व। डिमांड शेड्यूल क्या होता है? एक टेबल होता है, उसमें प्राइस दिया रहता है, और डिमांड दिया रहता है। जैसे प्राइस अगर 1 है तो डिमांड 10 है, प्राइस 2 है तो डिमांड 8 है, प्राइस 3 है डिमांड 6 है, ऐसे ये होता है डिमांड शेड्यूल। और डिमांड कर्व क्या हुआ? वो एक ग्राफ में दिखाते हैं वही सेम चीज को, प्राइस 1 2 3 है तो डिमांड 6 8 10, ऐसे इस सेम चीज को ग्राफ में दिखाने को डिमांड कर्व बोलते हैं। अब डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व दो टाइप का होता है, एक होता है इंडिविजुअल, मतलब कि एक सिर्फ एक कंज्यूमर का, किसी भी एक कंज्यूमर को पकड़े, उसका कितना प्राइस पे क्या डिमांड होता है, वो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। और उस शेड्यूल इंडिविजुअल डिमांड का शेड्यूल को बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, और उसके कर्व को बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व। और वैसे मार्केट का, लाइक पूरा बाजार का क्या डिमांड है किस प्राइस पे, उसको बोलते हैं मार्केट। मार्केट डिमांड कर्व का डेरिवेशन ये है, जैसे ये किसी एक इंडिविजुअल का कंज्यूमर का है, ये किसी दूसरे इंडिविजुअल कंज्यूमर का है, अब इन दोनों को हॉरिजॉन्टली ऐड करेंगे तो ये मार्केट डिमांड का, इसको बोलते हैं मार्केट डिमांड कर्व। अब देखो, अब लॉ ऑफ डिमांड में हम लोग ने बात किया था कि डिमांड कर्व ऐसा है, नेगेटिव स्लोप है डिमांड कर्व, बात किया था। ये है प्राइस, ये है डिमांडेड क्वांटिटी डिमांड, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। ठीक है। लेकिन कोई तो रीजन होगा क्यों ऐसा, ये है 5 रीजन डिमांड कर्व का डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है। पहला रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब क्या हुआ, हम जैसे हम पानी पी रहे हैं, पहला गिलास पिया हम, पहला गिलास पिया ये, तो पहला गिलास पी के प्यास, मुझे बहुत प्यास लगी, मैं पहला गिलास के मेरे को बहुत शांति मिला, बहुत अच्छा लगा। लेकिन अगला गिलास अगर हम पिएगा अब, मेरे को उतना मजा नहीं आया, क्योंकि मैं पहले से प्यास बुझ चुका थोड़ा सा, तो थोड़ा कम मजा आएगा, ऐसे करते करते कम होते जाएगा। तो हम पहला गिलास के लिए तो ज्यादा पैसा देने को रेडी रहेगा, पर ऐसे हर, लेकिन हर अगले गिलास के लिए हम कम पैसा देने को रेडी, तो हम अगला गिलास कब खरीदेगा जब प्राइस कम हो जाएगा। तो जैसे अगर हम पहला गिलास के लिए ये प्राइस देने को रेडी है, ठीक है, तो ये हुआ एक। लेकिन अब अगला हम गिलास क्यों खरीदेगा पानी का? क्योंकि मैं सेटिस्फैक्शन तो कम हो चुका, मेरे को शांति तो कम मिलता है, मेरे को मजा तो कम आता है अगले
क्लास से, लेकिन तो हम नहीं खरीदेगा उस दाम पे। अगर लेकिन अगर प्राइस कम हो गया तो हम खरीद लेंगे। उस प्राइस पर नहीं खरीदेगा, लेकिन प्राइस कम हो गया तो हम खरीद। इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिन, जो होता है ना, सेटिस्फैक्शन कम होते जाता है हर अगले यूनिट को कंज्यूम करने से, उसको बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। ठीक है। हमारा सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम कब होएगा? जब जो यूटिलिटी जो मिलता है वो और प्राइस सेम है, तो हम अगला यूनिट तभी खरीदेगा जब प्राइस कम होते जाए। ठीक है। अब इसको मिटा दें एक बार। अब अगला है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूट हमने बात किया था क्या होता है, जो कॉम्पिटिटिव गुड्स होता है, मतलब कि अगर एक को खरीदना है तो दूसरा नहीं खरीदेंगे, एक ही बात है, दोनों काम एक ही करते हैं। जैसे हमने बात किया था कोक पेप्सी। ठीक है। अब देखो, कोक हम लोग का टॉपिक है कोक। कोक का दाम बढ़ा, पेप्सी का दाम कुछ नहीं बढ़ा। पेप्सी का दाम उतना का उतना ही है, प्राइस। कोक का दाम बढ़ा, पेप्सी का दाम उतना है, लेकिन पेप्सी रिलेटिवली सस्ती हो गई कोक से, क्योंकि कोक का दाम बढ़ा, पेप्सी को उतना ही। तो लोग क्या करेगा, इसका क्वांटिटी कम कर देगा और इसमें की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो हुआ वही है कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हुआ, लेकिन रीजन उसका क्या हो गया, जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसमें लोग शिफ्ट हो जा रहे हैं, क्योंकि वो रिलेटिवली चीपर हो जाते हैं। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। वैसे एक और इफेक्ट होता है, उसको बोलते हैं इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या होता है, एक गुड है, कोई भी एक गुड है, गुड ए बोलते हैं, उसका प्राइस पहले था P1, तो हम सामान खरीद पा रहा है Q1। ठीक है। लेकिन अब प्राइस बढ़ के P2 हो गया है, तो मेरा इनकम तो लेकिन कांस्टेंट है, इनकम कांस्टेंट, इनकम मेरा कांस्टेंट है, लेकिन प्राइस मेरा बढ़ चुका है, P2 हो चुका है। तो अब हम नए प्राइस पे Q1 क्वांटिटी तो कम नहीं कंज्यूम कर पाएगा, हम कम कर पाएगा, क्योंकि मेरा रियल इनकम कम हो गया। रियल इनकम क्या, परचेसिंग पावर को बोलते हैं रियल इनकम। परचेसिंग पावर कम हो गया है, क्वांटिटी भी कम करना पड़ेगा। तो अब नया क्वांटिटी हो जाएगा Q2। हुआ क्या है, प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी कम हुआ, तो नेगेटिव स्लोप हो गया। तो बोलते हैं अगला पॉइंट क्या है, अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स, मतलब कि नए कंज्यूमर्स कैसे ऐड होते हैं। अब रियल लाइफ में क्या होता है, सबका इनकम सेम तो नहीं होता, सबका इनकम किसी का ऊंचा होता है, किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है ना। तो देखो, अगर किसी का प्राइस बहुत ऊंचा है, ये डिमांड, किसी चीज का प्राइस बहुत ऊंचा है, यहाँ पे कितने लोग इतने ऊंचा प्राइस पे अफोर्ड कर पाएंगे उस सामान, कितना लोग, बहुत कम लोग होगा, तो डिमांड बहुत कम रहता है। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे प्राइस कम होते जाएगा, वैसे वैसे और लोग अफोर्ड कर पाएगा। होता है ना, जैसे यहाँ पे अगर एप्पल का आईफोन होता है, आईफोन 12 निकला है, उसका दाम बहुत ज्यादा है, पर मान लो अगर उसमें 50% ऑफ आ गया, अभी मान लो 1 लाख दाम है, 50% ऑफ किसी भी रीजन से होगा नहीं, मान लो अगर 50% ऑफ आ गया तो 50K का होगा। यहाँ पे कितने लोग, मान लो कोलकाता में 10,000 लोग खरीद पा रहे हैं, इसमें 30,000 लोग खरीद पाएंगे, बढ़ गया ना डिमांड। इसको बोलते हैं अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर से डिमांड बढ़ता है। कब बढ़ता है, जब प्राइस कम होगा तो अराइवल न्यू कंज्यूमर्स आएंगे तो डिमांड बढ़ जाएगा। इस फिर से नेगेटिव स्लोप का एक रीजन हो गया। एक लास्ट पॉइंट रीजन क्या है, डाउनवर्ड स्लोप का। इसी कमोडिटी का बहुत सारा यूज हो सकता है, जैसे है इलेक्ट्रिसिटी, इसका बहुत सारा यूज होता है। मेन यूज होता है लाइटिंग, लेकिन और भी यूज हो सकता है, कुकिंग भी कर सकते हैं, इंडक्शन ऑप्शन है ना, फैन वगैरह हुआ। लेकिन सबसे मेन तो यही है, सबसे मेन यूज ये है। तो अगर दाम बहुत ज्यादा है, प्राइस बहुत ज्यादा है, प्राइस बहुत ही ज्यादा है, तो हम सिर्फ बहुत जो इम्पोर्टेंट यूज है लाइटिंग,
इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड कम रहेगा। लेकिन जैसे जैसे प्राइस कम होते जाएगा, हम जो कम इम्पोर्टेंट काम है जैसे कुकिंग हुआ, ये पंखा वंखा चलाना हुआ, इनमें भी यूज करने लगेगा तो डिमांड बढ़ते जाएगा। डिफरेंट यूजेस होने से क्या होता है, अगर प्राइस कम होएगा तो हम जो लेस इंपॉर्टेंट यूजेस होता है उसमें भी कंज्यूम करने लगेगा उस गुड को, तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा। अल्टीमेटली हुआ वही है, प्राइस बढ़ा है, डिमांड कम हुआ है, लेकिन उसका रीजन ये है कि इसकी यूजेस बहुत ज्यादा है। ये भी एक रीजन है डाउनवर्ड स्लोप। तो ये 5 रीजन है जिससे नेगेटिव स्लोप होता है डिमांड कर्व का, जो हमने लॉ ऑफ डिमांड वाले स्लाइड में देखा था। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड मैंने बोला था यूनिवर्सल है, लेकिन बस ये 6 एक्सेप्शन है कि कुछ हर चीज का एक्सेप्शन तो होता ही है। इसके हैं एक्सेप्शन 6। पहला एक्सेप्शन क्या है, कॉन्स्पिकुअस गुड्स। उसका दूसरा नाम है स्नॉब गुड्स, प्रेस्टीज गुड्स, या वेबलन इफेक्ट। वेबलन एक साइंटिस्ट का नाम था, थॉर्स्टन वेबलन। क्या नाम? थॉर्स्टन वेबलन। इसने ये इफेक्ट को पहचाना था, तो इसलिए उस पर नाम पड़ गया। ये सिर्फ कुछ गुड्स पे अप्लाई करता है, जैसे जिनका ना प्राइस बढ़ेगा ना तो डिमांड भी बढ़ेगा, प्राइस बढ़ा तो डिमांड बढ़ेगा। एग्जाम्पल, गोल्ड, डायमंड। ऐसा क्यों? क्योंकि ना ये इज्जत के लिए होता है, ये होता है ना शौ ऑफ के लिए होता है। तो जितनी महंगे होंगे ना ये सामान, लोगों को लगेगा कि भाई ज्यादा शो ऑफ कर पाए तो हम ज्यादा खरीदेंगे। जिनके पास पैसा होगा ऑब्वियसली वही लोग खरीदेंगे। लोग ज्यादा खरीदने लगेगा जब अगर बहुत महंगा हो। ये पता है ज्यादा शो ऑफ करेंगे, ज्यादा प्रेस्टीजियस ज्यादा हो गया ये, तो इनका डिमांड बढ़ जाएगा। इसको बोलते हैं वेवलेन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट। इनको बोलते हैं कॉन्स्पिकुअस गुड्स या प्रेस्टीज गुड्स। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का। इन गुड्स पे लॉ ऑफ डिमांड स्टैंड नहीं करता, प्राइस बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगा। अच्छा, एक्सेप्शन का डिमांड का वैसा होता है, पॉजिटिव स्लोप का। ठीक है, अगले गुड्स क्या है, गिफन गुड्स। गिफन गुड्स क्या होता है, देखो, ब्रेड है, मीट है। ठीक है, ब्रेड मीट है। अब क्या बोलता है, ब्रेड ना मीट के सामने इंफीरियर गुड है। अब देखो, ब्रेड का प्राइस कम हो गया तो कंज्यूमर्स का जो होता है रियल इनकम बढ़ गया, परचेसिंग पावर बढ़ गया, वो अब ज्यादा सामान खरीद सकता है, या उतना ही सामान खरीदेगा तो पैसा बच जाएगा उसका। तो अब क्या करेगा ना कंज्यूमर्स, जो होता है ना प्रेस्टीजियस, जो सुपीरियर गुड्स होता है, सुपीरियर फूड आइटम, वो खाने लग जाएगा। तो इससे ना कुछ गुड्स लोग मीट खरीदने लगेगा, इसका डिमांड, मीट का डिमांड बढ़े है। लेकिन हम लोग को बात कर रहे हैं हम लोग ब्रेड का ही, कि रिफन गुड ब्रेड है, मीट का डिमांड बढ़ गया, लेकिन आदमी खाएगा खाएगा कितना खाएगा, खाना तो उतना ही खाएगा ना, पेट भरने के बाद कैसे खाएगा। अगर लोग मीट खरीद रहा है तो ब्रेड कम खरीदेगा खरीदेगा, क्योंकि लिमिट होता है ना खाने का। तो इसका डिमांड, देख सकते हैं। तो डिमांड मीट का बढ़ गया, लोग खाना तो उतना ही खा सकते, तो इसका डिमांड कम हो जाएगा। लोग मीट खरीदे तो ब्रेड कम खरीदे, तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेड का प्राइस बढ़ा, सॉरी कम हुआ, ब्रेड का प्राइस कम हुआ और डिमांड भी कम हुआ। पॉजिटिव रिलेशन, दोनों चीज एक सेम डायरेक्शन में जा रहा है। ये हुआ एक और एक्सेप्शन, उसको बोलते हैं गिफन गुड्स, इंफीरियर गुड्स को बोलते हैं गिफन गुड्स। ठीक है, होता है। अब अगला पॉइंट है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइसेस। लोग होते हैं ना दिमाग लगाते हैं कि इसका दाम अब बढ़ेगा, इसका दाम कम होएगा, उसको बोलते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। तो मान लो ये कोई गुड है, ठीक है, अभी इसका प्राइस बढ़ रहा है, थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि नहीं भाई फ्यूचर में और बढ़ेगा इसका दाम।
भाई अब फ्यूचर में और महंगा खरीदने से अच्छा तो अभी खरीद लो। तो ऐसा डिमांड भी बढ़ जाएगा, लोग स्टोर करने लग जाएंगे, इस बढ़ते हुए प्राइस में भी लोग स्टोर करेंगे क्योंकि लोग पता है फ्यूचर में जाके और ज्यादा दाम बढ़ जाएगा तो और महंगा बढ़ जाएगा, तभी खरीद। अब उल्टा एक और केस क्या होता है, तो ये प्राइस कम हो रहा है लेकिन लोग सोच रहे हैं नहीं भाई फ्यूचर में और कम होएगा इसका, दाम गिरते रहेगा इसका, तो लोग अभी खरीदेगा नहीं, लोग सोचेंगे जब और कम हो जाएगा तब खरीदेगा, तो अपना कंजप्शन पोस्टपोन कर देगा, उसका डिमांड भी कम हो जाए। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, प्राइस बढ़ने पे डिमांड बढ़, प्राइस कम होने पे डिमांड घट, हो गया ना एक्सेप्शन, हो गया ना ऐसा पॉजिटिव का स्लो। अब ये लॉ ऑफ डिमांड ना हर टाइम रहता है, एक्टिव रहता है, सिर्फ एक टाइम को छोड़, अब इमरजेंसी का टाइम, इमरजेंसी मतलब कैसा वॉर हुआ, पैमाइन हुआ, ये सब में टाइम है ना, लोग ये नहीं सोचता कि दाम कितना है, लोग सोचता है कि आगे जाके सामान मिलेगा कि नहीं, कम तो नहीं पड़ जाएगा, सप्लाई खत्म तो नहीं हो जाएगा, सामान मिलेगा नहीं तो क्या फायदा, तो दाम जो बढ़ भी रहा है ना तो भी डिमांड बढ़ेगा, इसमें इमरजेंसीज में। ये हुआ एक और एक्सेप्शन, फेमाइन वगैरह अर्थक्वेक्स वगैरह आया है तो हो जाता है ना, सामान मिलता ही नहीं है, तो इसलिए लोग सोचता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप। अब लोगों का ना एक मेंटालिटी हो गया, क्या हो गया मेंटालिटी, लोग सोचते हैं जो सामान महंगा है ना वो सुपीरियर क्वालिटी का है, उनको लगता है कि सस्ता सामान है, ये चलेगा नहीं, ज्यादा अच्छा नहीं है, तो महंगा वाला खरीदेगा, तो इसलिए उसका डिमांड ज्यादा हो जाता है। जैसे क्या होता है, सेम चावल है, सेम प्राइस है, अगर वो 50 रुपए में कोई बेच रहा है तो वहां कोई 70 रुपए में बेच रहा है, ठीक है, ये आदमी सेम, ये दोनों सेम चावल बेच रहा है, यहाँ 50 में ये 70, तो लोग ना भले ही चावल में कोई फर्क नहीं, लोग सोचेगा नहीं भाई ये 70 वाला जो चावल है ना ये ज्यादा टेस्टी है, ये ज्यादा अच्छा क्वालिटी का है, ये ज्यादा हाइजीनिक है, कुछ भी मतलब कि इसका क्वालिटी अच्छा है तो लोग सोचेगा, तो लोग ये खरीदेगा, इसका डिमांड बढ़ ज्यादा रहे, भले इसका दाम ज्यादा है, हो गया ना, प्राइस ज्यादा लेकिन डिमांड भी ज्यादा, ये एक और एक्सेप्शन हो गया। बोल ये बेकार बहुत वेग है लेकिन ये एक एक्सेप्शन है। और एक लास्ट एक्सेप्शन क्या है, चेंजिंग फैशन। भाई फैशनेबल चीज सबको खरीदना है, कोई कपड़ा है जैसे नहीं, कोई शादी का मतलब कि शेरवानी टाइप है, पहले टाइम में अलग टाइप की चलती थी शेरवानी, आजकल अलग टाइप की चलती, तो कोई पुराने जमाने का शेरवानी तो पहनेगा नहीं भले ही सस्ते में मिल रहा, तो कोई भी चीज अगर आउट ऑफ फैशन है, अगर उसका दाम गिर भी रहा होगा ना तभी भी डिमांड कम होएगा, तभी भी डिमांड कम हो जाएगा, इसको बोलते हैं एक और ये लास्ट एक्सेप्शन, ठीक है। ये हो गया ये 6 एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है। अब देखो डिमांड हमने बात कर लिया क्या होता है, प्राइस बढ़ता है कम होता है तो डिमांड चेंज होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, जब प्राइस बढ़ रहा है या प्राइस कम हो रहा है तो जो डिमांड में चेंज होता है ना उसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इंपॉर्टेंट है याद रखना। प्राइस के बढ़ने या कम होने से जो डिमांड में ऊपर या नीचे जो भी होता है उसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, याद रखना इंपॉर्टेंट। सो और एक और नाम क्या है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, ठीक है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, ठीक है, ये भूलना मत, इंपॉर्टेंट चीज है, भूलना मत उसको। अब देखो लॉ ऑफ डिमांड पड़ा है, एक्सेप्शन को भूल जाए, बस एक्सेप्शन याद रखना क्या होता है, लेकिन नॉर्मली हम लोग लॉ ऑफ डिमांड को हमेशा याद रखें, लॉ ऑफ डिमांड फंक्शन कर रहा है, नॉर्मली क्या होता है देखो, ये हमारा इनिशियल प्राइस है 10, ये इनिशियल डिमांड है 55 यूनिट्स, ठीक है। अब देखो ये प्राइस बढ़ के 12 पहुंच गया, तो हमारा डिमांड क्या हो गया, हो गया डिमांड कम 40 हो गया। अब इसमें क्या हुआ कि डिमांड कर्व यहाँ पे था पॉइंट, पॉइंट यहाँ चला गया,
उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। और उल्टा अगर प्राइस कम हो रहा है, 7 पहुंच जाएगा, तो डिमांड 75 हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा। इसको बोलते हैं एक्सपेंशन या एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन क्या हुआ? लेफ्टवर्ड मूवमेंट along the demand curve। कंट्रैक्शन और लेफ्टवर्ड मूवमेंट along द डिमांड कर्व, मतलब कि उसी डिमांड कर्व में लेफ्टवर्ड जाएंगे। देखो, यहाँ थे, यहाँ से यहाँ लेफ्टवर्ड हुआ नहीं है, तो लेफ्टवर्ड मूवमेंट को बोलते हैं कंट्रैक्शन। और एक्सपेंशन किसको बोलते हैं? राइटवर्ड मूवमेंट, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन। राइटवर्ड मूवमेंट बोलते हैं एक्सपेंशन। ये देखो यहाँ, quantity demanded increases is called expansion, quantity demanded decreases is called contraction। लेकिन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के केस में बाकी जो जितने हम लोग ने 9-10 डिटरमिनेंट्स पढ़े थे, प्राइस को छोड़ के बाकी सब क्या होता है? कांस्टेंट। इस असम्पशन को क्या बोलते हैं हम लोग? सेट्रस पेरिबस, लैटिन टर्म है। इसको, इसका मतलब होता है ऑल अदर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ये लॉ ऑफ डिमांड का भी असम्पशन है, ठीक है, याद रखना, सेट्रस पेरिबस। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के केस में सिर्फ प्राइस चेंज हो सकता है, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा, बाकी सब होएगा कांस्टेंट। अब हम लोग जाते हैं शिफ्ट ऑफ डिमांड पर। शिफ्ट ऑफ डिमांड पर क्या हुआ? जरूरी नहीं हमेशा प्राइस की वजह से डिमांड चेंज होएगी। जो हम लोग ने 9-10 डिटरमिनेंट और पढ़े थे, उनकी वजह से तो डिमांड चेंज हो सकता है। तो जब प्राइस कांस्टेंट हो, ठीक है, प्राइस क्या हो? कांस्टेंट। और अदर डिटरमिनेंट, जो अदर्स है ना, अदर डिटरमिनेंट जो थे वो चेंज कर रहे हो, और उसकी वजह से डिमांड चेंज कर रहा है, चेंजेस, इसको बोलते हैं चेंज इन डिमांड। पहले हम लोग ने बोला था चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसमें प्राइस चेंज करता है, इसमें प्राइस चेंज नहीं करता है, इसको बोलते हैं चेंज इन डिमांड। जब डिमांड बढ़ेगा किसी और डिटरमिनेंट के चेंज होने से, तो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा डिमांड। जैसे ये इनिशियल डिमांड कर रहा है, कोई और डिटरमिनेंट चेंज हुआ तो डिमांड बढ़ गया, तो ये नया डिमांड कर्व बन जाएगा, इसको बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। और सिमिलरली अगर डिमांड कम हो जाए किसी और डिटरमिनेंट की वजह से, इसको बोलते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ, ये हुआ राइटवर्ड शिफ्ट। बढ़ने पे राइटवर्ड शिफ्ट, घटने पे लेफ्टवर्ड शिफ्ट, इसको बोलते हैं चेंज इन डिमांड। ठीक है, ये हम लोग का डिमांड का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हुआ। अब जाते हैं हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम लोग ने पढ़ लिया प्राइस या दूसरा डिटर्म प्राइस या अदर डिटरमिनेंट्स चेंज होने पे डिमांड हम लोग का चेंज होता है। लेकिन लेकिन कितना चेंज होता है ये नहीं पता, उस डिग्री को बोलते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब किस हद तक चेंज होएगा डिमांड, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। पहला हम लोग डिटरमिनेंट था प्राइस, तो प्राइस इलास्टिसिटी मतलब प्राइस के चेंज होने पे डिमांड कितना चेंज होएगा। प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये क्या हुआ? चेंज इन डिमांड बाई इनिशियल डिमांड 200 बाई चेंज इन प्राइस, इनिशियल जो प्राइस था पहले 200।
ये हुआ इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला, ये दिया हुआ यहाँ पे भी। फुल वीडियो एक्सेस करने के लिए शिवी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से। लिंक इज प्रोवाइडेड इन डिस्क्रिप्शन।